हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आपके बीच एक बार फिर से। और आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का ये दोनों एग्ज़ामों के लिए बेहद अच्छा होगा। जिस भी स्टेट के बोर्ड के एग्ज़ाम में खासकर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जैसे चैप्टर हैं वो एग्ज़ाम में काम आना ही काम आना है। इसके दो पार्ट्स आएंगे। आज मैंने पूरा थ्योरी क्लियर किया है। इसके साथ साथ और भी आएगा, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस आएंगे और एक वीडियो और आएगा जिसमें इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है उसके विषय में देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट नोट्स है, ठीक है। अब बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में काम आएगा और एकदम शॉर्ट में हम लोग बहुत जल्द निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ध्यान रहे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारा वीडियो मिल सके। इसमें सारा एसएसटी वगैरह टोटल चीज़ मिलेगा, ठीक है। आगे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्लास 10th के लिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, बोलता है आंसर में क्या बोल रहा है वो देखिए ध्यान से। बोलता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके पूरी तरह से नए गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। सपोज दैट, अब देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CaO, ठीक है। अब प्लस इसके रिएक्शन करा दिए H2O से, तो ये क्या बनाएगा बताइए, CaOH का हॉल्ट वाइज। अब समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग वाटर के साथ कराते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बोलता है जब एक या एक से अधिक पदार्थ, तो देखो अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, जो एरो के बाईं ओर है ना, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, पदार्थ है उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। जब ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, तो ऐसी कंडीशन में नई गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है। तो इस अभिक्रिया में अक्सर होता ही क्या है, इस अभिक्रिया में वही तो होता है, इसमें जो होता है ना वो जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके पूरी तरह से नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ बिना बुझा हुआ चूनन है जिसको हम लोग बोल रहे हैं CaO, ठीक है। ये CaO ने अभिक्रिया किया किसके साथ बताइए, H2O के साथ। तो दोनों का ये गुणधर्म अलग अलग था, लेकिन जैसे ये अभिक्रिया किए तो अभिक्रिया करने के बाद ये बना दिए CaOH का हॉल्ट वाइज, CaOH का हॉल्ट वाइज, जो बिल्कुल अगर देखा जाए तो इसकी रंग रूप अवस्थाएं अगर देखा जाए तो प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो इस हिसाब से नए पदार्थ का निर्माण हुआ। ये एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया हुआ। रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। अब बोलिए कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में टेम्परेचर में बदलाव आता है कई बार, ठीक है, तो तापमान में परिवर्तन होता है। दूसरी कंडीशन है वो गंध में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये सब क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया में, कई बार रंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले कुछ चेंजिंग है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे फलों का पकना, ठीक है, आम का फल था पक गया तो पहले उसका गंध अलग था लेकिन पकने के बाद अलग हो गया, तो क्या रासायनिक भोजन का पाचन, पहले जो हम भोजन खाते हैं वो अलग ढंग का होता है, लेकिन वही बॉडी के अंदर में जो भोजन का पाचन बेहतर तरीके से हो जाता है तो उसके रंग रूप अवस्थाएं, ये नई पदार्थ क्रिएशंस, ठीक है, उससे एनर्जी क्रिएट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो एक प्रकार रासायनिक। जैसे मान लो कोयला का जलना, तो कोयला पहले एक ठोस सॉलिड फॉर्म में था, जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग बर्निंग किए, जब जलाएं तो ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड और राख बन जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, नई पदार्थ तो बन रहा है, तो रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पहला। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दे भी रखा है, ठीक है, कि जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया कराते हैं तो पानी द्रव का निर्माण होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। H2+O2 को जब मिलाते हैं तो H2O बनता है, जो एक नया पदार्थ है। H2 यहीं देखोगे तो गैस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी देखो गैस ही फॉर्म में होता है। वहीं वाटर को अगर देखोगे आप तो ये जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नई पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभिकारक किसे कहते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया था कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो आपस में क्रिया करते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक समीकरण में इन्हें तीर के निशान की बाईं ओर LHS की तरफ लिखा जाता है, ये पता होना चाहिए। अब बोलो कैसे, तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैं यहीं समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि अभिकारक क्या होता है। जैसे मान लो मैंने ले लिया H2 प्लस क्या लीजिए बताइए O2, अरे एरो मिला के क्या बना दिए H2O। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो H2+O2 ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, ये दोनों भाग ले रहे हैं, ठीक है। अगर ये दोनों भाग नहीं लिए होते तो H2O बनता ही नहीं। ऐसे कंडीशन में ये दोनों अभिक्रिया में भाग लिए हैं क्योंकि ये एरो की बाईं ओर है, यही भाग लेने के बाद अभिक्रिया करने के बाद नई पदार्थ H2O बना रहे हैं।
तो यहाँ H2 और O2 जो है एक प्रकार का अभिकारक है, ठीक है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। उसके बाद बनने वाले जो नए पदार्थ H2O है वो आपका उत्पाद है, क्योंकि अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप नए पदार्थ बने हैं। तो H2O आपका उत्पाद हो जाएगा और वहीं H2 + O2 जो होगा अभिकारक हो जाएगा। तो यही बोल रहा है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ना, उसको हम लोग अभिकारक बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा अभिकारक। वहीं और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकती हो, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल से मैं अगर देखना चाहती हूँ तो आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते थे। कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं? अब देखिए वही वाला एग्जाम्पल ले लिए, CaO, ठीक है, प्लस H2O। ये बार बार एग्जाम्पल क्यों दे रहा है? एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है ऐसा एग्जाम्पल, ठीक, क्योंकि बुक का एग्जाम्पल से NCERT का, तो ध्यान रखना CaO + H2O ये दोनों मिलकर बनाएगा CaOH का हॉल्ट वाइज, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये CaO मतलब होता है बिना बुझा हुआ चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। H2O मतलब वाटर है। जब ये दोनों का अभिक्रिया कराते हैं ना तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है, स्लैक लाइम बोलते हैं। और CaO को हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये एरो की बाईं ओर जो है वो रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और जो एरो के दाईं ओर है वो आपका जो है वो एक प्रकार का प्रोडक्ट है। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सेम देखिए यहाँ दिखा रहे हैं कि ये पहले है C, ठीक है, और उसके बाद फिर देखो C + O2, ये दोनों अभिकारक है, क्योंकि एरो के क्या है बताओ, बाईं ओर। ये जैसे अभिक्रिया की आपस में और बना दिए क्या, CO2 जो दाईं ओर है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो C + O2 जो है आपका कार्बन और जो ऑक्सीजन से ये अभिकारक है, क्योंकि अभिक्रिया की बाईं ओर है और यही अभिक्रिया कर रहे हैं, वही लिख भी दिए हैं, ठीक है। तो वो आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि उत्पाद किसे कहते हैं। अभी जैसे बताएं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो नए पदार्थ होते हैं ना उसको उत्पाद कहा जाता है। इसे रासायनिक अभिक्रिया तीर निशान के दाईं ओर लिखा जाता है। अभी जस्ट मैंने रिएक्शन समझाया था, और फिर से देखिए यहाँ भी एक रिएक्शन है, और इसमें देखो ध्यान से कि क्या दिखा रहा है। बोल रहा है यहाँ पे C + O2, ये C + O2 ये क्या है, अभिक्रिया के जस्ट पहले है। तो ये अभिकारक है, क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। अब भाग लेने के बाद नए पदार्थ बना दिए, क्या बना दिए बताओ, CO2। तो CO2 नए पदार्थ बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार का उत्पाद है, क्योंकि ये दोनों आपस में अभिक्रिया किए तब ये बना है, तो CO2 का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। ध्यान रखिए उत्पाद हमेशा एरो के दाईं ओर है। तो देखिए एरो के दाईं ओर है, इसको RHS की तरफ लिखा जाता है, तो RHS की तरफ ही इसको लिखा गया है, ठीक है। फिर से समझा रहा हूँ, अभिकारक किसे कहते हैं, एकदम वेरी सिंपल है, ठीक है। अभिकारक में रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, अभिकारक किसको बोलते हैं, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा हो, ठीक है, उसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेंगे तो नए पदार्थ बनेंगे, और जो नए पदार्थ बनेंगे उसको उत्पाद बोला जाएगा। तो वेरी सिंपल है, ठीक है, आराम से याद किया जा सकता है। आगे देखिए, सिर्फ बार बार प्रैक्टिस कीजिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और फिर कॉपी पेन लेकर के बैठ करके क्वेश्चंस को एक बार नोट कीजिए, और फिर उसका आंसर खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। अगर लिख पाते तो ठीक है, और नहीं लिख पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका PDF लिंक कर दूंगा, ठीक है। आगे बोल रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान की बाईं ओर और दाईं ओर, मतलब दोनों ओर, अभिकारक की ओर भी और उत्पाद की ओर भी, दोनों ओर क्या होता है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बिल्कुल बराबर होती है, और होनी भी चाहिए। अगर नहीं है तो उसे बराबर करनी है, अन्यथा वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो अगर दोनों ओर बराबर है तत्वों की परमाणु संख्या, तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए इसका मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया H2 प्लस क्या ले लिया बताओ, O2, और एरो में क्या बन गया बताओ, H2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, अभिकारक की ओर मतलब एरो की बाईं ओर देखो, दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो H यहाँ भी H2 है, चलो ठीक है, और यहाँ भी H देखो बगल में 2 है, लेकिन यहाँ देखो वो 2 है, लेकिन यहाँ पे वो 2 नहीं है। तो ये अगर वो 2 है तो इधर भी वो 2 करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इसको कॉफिशिएंट में गुना करना है, जो भी नंबर से आप मल्टीपल करना चाहते हैं, ठीक है, वो आपको कॉफिशिएंट में गुना करना है। तो इसके कॉफिशिएंट में स्मॉलेस्ट नंबर से सोचना है पहले, ठीक है। तो कॉफिशिएंट में यहाँ अगर 2 है तो इसको भी 2 बनाने प्रेस करते, तो यहाँ 2 मल्टीपल कर दिया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में H जो है ना वो 4 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ 2 यहाँ, अब ये मल्टीपल्स हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, और फिर से 2 1 जा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो वो तो जो ऑक्सीजन था वो तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन था वो 2 2 या 4 हो गया। ऐसी कंडीशन में एरो के दाईं ओर ऐसा हुआ, लेकिन एरो के बाईं ओर क्या है देखिए, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, लेकिन हाइड्रोजन एरो के दाईं ओर कितना, 2 दूनी 4, मतलब 2 2 या 4 है, तो इसको भी 4 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है वो 2 है, तो बताइए 2 को कितना से मल्टीपल कर दे कि 4 हो जाएगा 2 से, तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। इस हिसाब से हम लोग इसको संतुलित करते हैं, ध्यान रखना। और जिस मेथड के द्वारा इसको संतुलित किया जाता है उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है, तो हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें किस प्रकार से बन रही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया होगा एक एग्जाम्पल, बोलता है यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक। अच्छा, ये भी सवाल आ सकता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। जैक बोर्ड में तो पूछा भी गया
कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है ताकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन हो सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो आप लोग पढ़े रखे हैं, ठीक है, क्लास 9 में, उसके नियम का अनुपालन हो सके, जिसके अनुसार द्रव्यमान का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जिस प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसी प्रकार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक है। तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कंडीशन बन पा रहा है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाए। अगर पूछेगा तो इसमें देखिए रिएक्शन में दिखाया गया है कि H2 है, O2 है। यहाँ देखिए वो कितना है, यहाँ देखिए वो कितना है सॉरी, यहाँ पे वो 2 है, लेकिन यहाँ भी देखिए ये जो 2 पहले दिख रहा है ये दोनों के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी साथ में ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के बगल में 2 पहले से इधर है, 2 2 4 हो गया। तो यहाँ भी 2 था, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करके कितना किया, 4 किया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। ऐसी कंडीशन में आपको ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला हीट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वह सरल विधि जिसमें हम दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या को बराबर करने के लिए सबसे छोटे पूर्णांक, ठीक है, या गुणांक का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। जैसा अभी हमने समझाया वही हीट एंड ट्रायल विधि, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया होता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके केवल एक अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें 2 एंड मोर देन 2 रिएक्टेंट मिलता है और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी जो आप लोग एग्जांपल लिए थे H2 प्लस O2, ये तो दोनों अभिकारक है, लेकिन मिलने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट H2 बना रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर देखा जाए तो एक और जो एग्जाम्पल हमने लिया था CaO प्लस में जो लिया था H2O, ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना वाटर के साथ अभिक्रिया करता है बीझा हुआ चूना के साथ, तो ऐसी कंडीशन में CaOH का हॉल्ट वाइज बनाता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो यहाँ भी 2 प्रोडक्ट अलग अलग है, प्रोडक्ट नहीं रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ अगर देख ले दूसरा, तो मान लेते हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिबन को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाते हैं तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि अभिकारक 2 है और प्रोडक्ट सिंगल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। कोयले का जलना भी इसी का उदाहरण है। C अलग है, देखिए ध्यान से, C यहाँ जो दिख रहा है वो अलग एक अभिकारक है, ये भी अभिकारक, लेकिन प्रोडक्ट देखो सिंगल बन रहा है, तो क्या है, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा देख लो उदाहरण में, हाइड्रोजन एक अभिकारक, ऑक्सीजन ये दूसरा अभिकारक, दोनों मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट H2O बना रहा है, तो ये भी अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। आगे बोला वियोजन अभिक्रिया क्या है। बोला ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, छोटे और सरल उत्पादों में बदल जाता है। मतलब जिसमें एक अभिकारक टूटता है, लेकिन टूटने के लिए उसको किसी प्रकार का उष्मा चाहिए, ठीक है, एनर्जी चाहिए उसको, लेकिन किस रूप में, उष्मा प्रकाश के रूप में मिल सकता है, तो विद्युत के रूप में भी, सूर्य के प्रकाश से भी, कहीं भी। तो ये टूट जाता है, टूटने के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए उदाहरण के तौर पे आपके साथ CaCO3 जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, जब इसको हीट किया गया, ठीक है, तो हीट करने के बाद ट्रायंगल का साइन है वो, ताकि पता चले ट्रायंगल का मतलब हीट हो रहा है, ठीक है, साइन से। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब गर्म होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो इधर देखो अभिकारक कितने हैं, एक, लेकिन उत्पाद कितने हैं, कम से कम 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, अपघटन अभिक्रिया, तो ये टूट करके अपघटित हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इसी को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं बोलते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट जो होता है वो टूटता है और 2 एंड मोर देन 2, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार ऐसा भी पूछ सकता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का उल्टा क्यों कहा जाता है, या तो विपरीत क्यों कहा जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ डिकम्पोजिशन सिस्टम, वाई, व्हाट्स रीजंस, तो पूछा जा सकता है ये उल्टा क्यों, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जस्ट उल्टा ही है, क्योंकि उसमें 2 अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसमें सिंगल रिएक्टेंट टूट करके 2 एंड मोर देन 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में बोल रहा है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, एक अभिक्रियाशील तत्व मतलब एक ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को, जो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व होते हैं उसको यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है इसको। जैसे मान के चलिए यहाँ पे अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो आयरन जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। कौन रिएक्टिव है, ध्यान रखना, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। वहीं कॉपर को देखेंगे तो कम रिएक्टिव है। और यहाँ जो कॉपर सल्फेट आपका दिख रहा है, ठीक है, ये जलीय अवस्था में, एक्वस स्टेट में,
जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो कौन रिएक्ट कर रहा है? आयरन। तो आयरन ज़्यादा रिएक्ट है, ठीक है, कॉपर कम रिएक्ट है। तो आयरन जो होता है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। और ऐसी कंडीशन में ये खुद आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर को डिस्प्लेस करके अलग कर देता है। तो कॉपर को विस्थापित कर दे रहे हैं ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसकी यौगिक में, जो विलेय अवस्था में, जलीय अवस्था में, उससे विस्थापित कर देता है, ठीक है। और वैसे भी देख लो, जो पावरफुल रहेगा वही अपने से नॉर्मल को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। तो आयरन ज़्यादा पावरफुल है और कॉपर जो कम पावरफुल है। इसमें कई बार रिएक्शंस में आ जाते हैं बोर्ड में, एग्जाम में रिएक्शन डायरेक्टली आएगा, बोलेगा कौन सही विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहा है। तो 4 में 3 तो गलत रहेंगे, 1 सही रहेगा। तो देखना है ध्यान से कि हमेशा अधिक जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल रहेंगे, ठीक है, वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को ही डिस्प्लेस कर पाएंगे। और यहाँ कॉपर सल्फेट से बन जा रहा है आयरन सल्फेट और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे बोला द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है, बोलता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच, ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, आयन का एक्सचेंज होता है। आयन क्या होता है, जो पॉजिटिव नेगेटिव, जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो लिखा रहता है, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं, वैलेंसी वैलेंस वगैरह निकालने के लिए, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे निकालने के लिए। तो वैसी कंडीशन में आप लोगों ने बहुत बार पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, वही चीज़ों को बता रहा है, ठीक है, कि आयनों का आदान प्रदान होगा, किसके बीच में होगा, तो अभिकारकों के बीच में, जो रिएक्टेंट के बीच में होगा, जो एरो की बाईं ओर होता है उसके बीच में होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखिए क्या दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है Na2SO4 जिसको हम लोग सोडियम सल्फेट बोल रहे हैं, BaCl2 जिसको बेरियम क्लोराइड बोल रहे हैं। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करें, फिर बन रहा है बेरियम सल्फेट और प्लस में आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, यहाँ मिट गया है, बनेगा सोडियम क्लोराइड। अब देखिए आप ध्यान से कि क्या क्या चीज़ें मिलकर के क्या बना रही है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको, अगर रिएक्शन पता नहीं रहेगा तो गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए रिएक्शन एक और वीडियो लिखा हूँ, उसमें बहुत सारे रिएक्शन करा दूँगा, तो रिएक्शन आपको करना ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ताकि एमसीक्यू आपका बेहतर हो सके। और वैसे तो सब्जेक्टिव हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से कि कौन किसको पकड़ता है, ठीक है। अब जलीय अवस्था में ये सारे अभिकारक हैं, अभिकारकों में देखते हैं Na, तो Na का प्लस होता है, Na प्लस होता है। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करने अगर जाओगे तो आपको पता चलेगा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करोगे तो सबसे पहले सोडियम का आपको एटॉमिक नंबर याद होगा, 11 होता है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में देखोगे तो 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन में लास्ट में कितना है, 1। अब बताओ इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेहतर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देंगे। जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव लिखा जाता है और जो लेता है वो नेगेटिव लिखा जाता है। इसी प्रकार से बना हुआ है किसका, बेरियम का भी, क्लोरीन का भी, SO4 2- जो आप देख रहे हैं, किसका, सोडियम सल्फेट का भी। तो सबका इसी टाइप से बना हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं कि Na प्लस होता है, चलो ठीक है। वहीं Cl क्या होता है, माइनस, तो प्लस वाला किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ, तो क्या बनाएगा NaCl, ठीक है, NaCl। प्लस में Ba प्लस होता है, ठीक है, Ba2 प्लस, और SO4 क्या होता है, 2-। तो ये जो 2 प्लस है ये 2- को पकड़ेगा, और ऐसे कंडीशन बताएगा BaSO4। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आयनों का ही एक्सचेंज तो हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान ही तो हो रहा है। कि सोडियम वाला आयन जो है वो क्लोरीन के साथ मिल रहा है और सल्फेट वाला जो आयन है वो बेरियम के साथ मिल रहा है, और इस प्रकार से बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अभिकारकों के बीच में, रिएक्टेंट के बीच में इधर ही तो हो रहा है एक्सचेंज। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। आगे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, मतलब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट तो करेगी, ठीक है, मतलब अभिकारक अभिक्रिया तो करेंगे लेकिन उसके साथ कुछ प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। अब उसमें अगर देखोगे जो पानी में वाटर के साथ क्या होगा, घुलेगा नहीं, वो सॉलिड स्टेट में होगा, ठीक है, उससे अवक्षेपण अभिक्रिया बनेगी, और जो अवक्षेप बनेगा सॉलिड फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शंस में, जैसे यहाँ देख लीजिए Na2SO4 है जिसको हमने बेरियम नहीं सॉरी सोडियम सल्फेट बोला है, ये बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है। वैसे ये अगर देखा जाए तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, थोड़ा समझने पर इसकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि फिर वही चीज़ आ गई Na प्लस Cl-, ये दोनों आपस में पकड़ेंगे तो बनाएंगे क्या, NaCl, ठीक है। लेकिन NaCl बन गया तो उसी कैसे SO4 2- और Ba2 प्लस,
वैसे कंडीशन में ये मिलेगी तो BSO4 बनेगा। ये जो BSO4 बना ना, ये एक वाइट कलर का बन रहा है, ठीक है, और सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप है, सॉलिड है, जो उसके ऊपर क्या करेगा, और प्लॉट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया में वही अवक्षेप बनते सॉलिड स्टेज में रहता है, ये आपको पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ऊपर में मैंने इसको परिभाषित कर दिया है। समझने पे विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद धीरे धीरे करके हो सकता है तो आप नोट्स बना लीजिए, या तो PDF जो मैं सेंड करूँगा उसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। उसमें क्षेपीय अभिक्रिया क्या है, बोलता है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ भारी मात्रा में ऊष्मा भी बाहर निकलती है, उसको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब जब अभिक्रिया होगी किसी प्रकार की, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट तो बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट के साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको हम लोग ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया एक्टोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आपको देखना है तो देखिए, पहले बोल रहा है प्राकृतिक गैसों का दहन, तो देखिए प्राकृतिक गैसों का दहन, इसमें क्या है CH4, ये क्या है, मीथेन है, ठीक है, इसको बायोगैस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड खुद में एक प्रकार का गर्म गैस होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं एनर्जी जैसे ही तो रिलीज हो रहा है, ठीक है, साथ में H2O बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा निकल रहा है CO2 के फॉर्म में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो अभी जस्ट बताएं, जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करेगा, उत्पाद तो बनाएगा, H2O तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ एनर्जी भी रिलीज होगी, मतलब ऊर्जा भी निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा, ठीक है, तो इसके साथ ऊष्मा भी निकल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। अब देखो विशेष नोट में दिया, हमारा श्वसन भी एक प्रकार ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ऊर्जा देता है, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, तब जा करके ये ग्लूकोज टूटता है, कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज का जब मैं पढ़ाऊँगा कि कोशिका द्रव में इसका पायरुवेट के रूप में भी खंड होता है, फिर पायरुवेट आपका अलग अलग भागों में टूटता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। टूटने के बाद क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बताओ, श्वसन कोशिका क्षेपीय अभिक्रिया। तो कई बार तो एग्जाम में आ जाएगा, श्वसन कोशिका क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो देख लीजिए श्वसन कोशिका क्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हमारा श्वसन भी एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और ग्लूकोज टूटता है, टूटने के बाद भारी मात्रा में उष्मा निकलता है, ऊर्जा निकलता है, ठीक है, और वो ऊर्जा जो होते हैं मानव अपने उपयोग एक्टिविटीज़ करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन करने के लिए यूज करते हैं श्वसन को, इसलिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उष्मा शोषी अभिक्रिया से करते हैं, बोलते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने या क्रिया कराने के लिए बाहर से हम लोग उष्मा देते हैं, ठीक है, मतलब जब तक उसको हम लोग उष्मा नहीं देंगे तब तो उसमें एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाएगी, एनर्जी जाएगी नहीं, एनर्जी जाएगी नहीं तो ऐसे कंडीशन में क्या नहीं हो पाएगा, वो टूटेगा नहीं, और फिर ये ऐसे कंडीशन में उष्मा शोषी अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। तो ऐसे रासायनिक जिसमें अभिकारकों को तोड़ने या क्रिया कराने के लिए बाहर से उष्मा, ठीक है, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा को सोखना पड़ता है, उसमें उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे कि देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, एक ये GCl जिसको सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, इसको क्या किया गया है, सिल्वर क्लोराइड को, ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ध्यान रखना सनलाइट, ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है बट ध्यान रखना सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रखा गया, ठीक है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl को रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड को रखा जाता है, तो ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। अब वियोजित होने के बाद क्या करता है कि Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, Ag अलग Cl अलग, ये एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया भी है, लेकिन प्रकाशीय वियोजन है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उष्मा को पाकर ये टूट रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखना, इसलिए ये प्रकाशीय वियोजन है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन को हम वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है, इसको तोड़ने के लिए इसको उष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। सेम ये तो AgCl है, यहाँ साथ ही साथ आप लिख सकते हैं AgBr भी, ठीक है, AgBr, और इसको भी जब सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो Ag अलग हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, ठीक है, जैसे अब देख लीजिए AgBr, ठीक है, जिसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखोगे तो Ag अलग हो जाएगा और प्लस में Br2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये भी आपका जो हो जाएगा, ये भी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, अगर साथ ही साथ देखोगे तो कौन सा रिएक्शन बोलोगे, इससे बोलने का प्रैक्टिस करो, देखिए कौन सा रिएक्शन उष्मा शोषी है, क्योंकि उष्मा का अवशोषण कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ अगर देखोगे तो एक रिएक्शन बता दो जो NCERT में लिया है, ठीक है, जैसे FeSO4, इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं, इसे भी हीट करो, इसे भी तो उष्मा लग रहा है, ये भी तो उष्मा शोषी है, ऐसे कंडीशन में ये बनेगा क्या, ये जो बनेगा
आपका क्या बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, मतलब फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इससे भी टूटने के लिए उष्मा चाहिए, तो ये भी उष्माशोषी अभिक्रिया की कैटेगरी में होता है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी है। आगे बढ़ रहे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन घट जाता है, तो उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर अकेले, ठीक है, अभिक्रिया से कॉपर अकेले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया संपन्न है, अब जरा सोचिए कौन सी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अभी जस्ट पता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है जिस अभिक्रिया में, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और यहाँ पर आपको उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ को भी पहचानना पड़ेगा। जिस किसी भी अभिक्रिया में, ठीक है, जिस किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है उसको उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, या तो हाइड्रोजन घट रहा होता है। लेकिन उपचयित पदार्थ क्या होता है, जिसके पास ऑक्सीजन जुड़ता है या तो जिस पदार्थ से ऑक्सीजन घटता है वो उपचयित पदार्थ होता है। वहीं अपचयित पदार्थ क्या होता है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन घटता है या जिस पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हम लोग अपचयित पदार्थ बोलते हैं। तो अगले वीडियो में आपको उपचयित और अपचयित पदार्थ क्लियर हो जाएगा। लेकिन उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ हमेशा एरो के बाईं ओर होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, और एक वीडियो मैंने और बना रखा है, उसमें आप देख सकते हैं MCQ रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, ठीक है। तो उसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन उपचयित हो रहा है कौन अपचयित हो रहा है। ऐसे कंडीशन में कॉपर यहाँ अकेले है अभिक्रिया से पहले, लेकिन अभिक्रिया वक्त कॉपर के साथ ऑक्सीजन लग गया है, मतलब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए कॉपर उपचयित हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखो कॉपर उपचयित हो रहा है। और उपचयित और अपचयित पदार्थ हमेशा एरो के बाईं ओर ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास मतलब निकल जाता है या हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है तो उसको हम लोग बोल देते हैं अपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के द्वारा दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ Cu क्या है, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ इसका रिएक्ट हुआ तो कॉपर में ऑक्सीजन था लेकिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो कॉपर ऑक्साइड का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्यों, हमने बताया उपचयन जिसका होगा या अपचयन जिसका होगा वो हमेशा कहाँ रहेगा, एरो की बाईं ओर। तो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था लेकिन अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन हट गया, मतलब कॉपर ऑक्साइड जो है, कॉपर ऑक्साइड वो क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड ही तो अपचयित हो रहा है। वहीं हाइड्रोजन को देखोगे जिसका साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो जिसके साथ जुड़ता है वो उपचयित हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं है यार, इसमें उपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं, ठीक है। उसी के सम्मिलित रूप को, उसी का कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बोलते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन और दूसरी अभिकारक का अपचयन दोनों एक ही समय पर साथ साथ होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, उपचयन और अपचयन के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोलते हैं संक्षारण क्या है। बोलते हैं जब कोई धातु अपने आसपास की वायु, नमी, नमी मतलब समझ रहे हो, ठीक है, नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे कमजोर या नष्ट होने लगती है, ठीक है, और टूट टूट के झड़ने लगती है। नहीं देखते हैं कभी आयरन वगैरह को रखे होंगे कहीं पर कुछ दिनों के लिए, तो देखिए धीरे धीरे वो क्या होता है, ख़राब होने लगता है, अपने आप टूटने लगता है, धीरे धीरे उसमें जंग लगती है, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगता है, उसकी कलर चेंज होने लगती है, भूरे रंग का होने लगता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, नष्ट होने लगता है। इसी प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण। अब संक्षारण से तो बहुत ज़्यादा हानि भी है। अब इतने बड़े बड़े चीज़ों को आप बना रहे हैं, जैसे रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, रेलवे का बहुत ज़्यादा कोच वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में रेलवे कोच फैक्ट्री जो होता है वहाँ रेलवे इंजन वगैरह जब बनाया जाता है तो वैसे कंडीशन में देखिए ध्यान से बहुत अधिक मात्रा में आयरन या तो दूसरे मेटल का यूज किया जाता है। अब बताओ अगर इसी दर से ये संचालन होती रहे तो सरकार को तो बहुत लॉस हो जाएगी। बड़े बड़े ब्रिज बनता है, कई सालों तक कई महीनों तक वहाँ पर बहुत महंगे महंगे आयरन रड्स वगैरह रखे होते हैं, अगर उसमें बेहतर तरीक़ा से कोटिंग ना किया जाए तो वो भी नष्ट हो जाएंगे, हानियाँ उठाने पड़ेगी। आपके घर में ही यूज होने वाले दरवाज़ा खिड़की वगैरह जो होगी सब डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे बचाव करने के उपाय हुई होनी चाहिए। इससे बचाव करने के उपाय के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली कंडीशन लोहे पर लाल या भूरे रंग की जंग लगा देते हैं, ठीक है। अरे यार उदाहरण बोल रहा है, लोहे पर लाल भूरे रंग की जंग लगना, चांदी को काली परत बनना, ये संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। इसको बचाव के उपाय क्या है, धातु की सतह पर पेंट या ग्रीज लगाकर धातु की सतह को हम लोग पेंट करते हैं। नहीं देखते जब आपके घर में कोई गेट वगैरह लाया जाता है या तो विंडोज वगैरह होता है तो उसको देखिएगा पेंट कर देते हैं। क्यों पेंट कर देते हैं, संक्षारण से बचाव करने के लिए। दूसरी कंडीशन या तो उसके ऊपर तेल चढ़ा देते हैं, तेल का लेयर, ऑयल का लेयर, वो भी क्या करता है उसको नमी से बचाए रखता है, ठीक है, और लॉन्ग टाइम तक वो सुरक्षित रहेगा। ग्रीस लगा सकते हैं, ये उपाय है, एक ही में तीन उपाय दे दिया है। आगे बोल रहे हैं
यसदलेपन, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, लोहे की वस्तु पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, देखने में भी अट्रैक्टिव हो जाता है, साथ ही साथ जंग से भी बचाव मिलता है। तो ये भी कंडीशन है। मिश्र धातु बनाकर, मतलब बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जिसको हम लोग मिश्र धातु बना देते हैं। मिश्र धातु में क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु या तो एक धातु और एक अधातु को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं बताओ, मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु बनाने से क्या होता है, वो थोड़ी सी जंगरोधी बन जाती है, मतलब उसमें जंग लगता है जल्दी। बहुत सारी मिश्र धातु जैसे कांसा हो गया, ठीक है, और पीतल हो गया, ठीक है, सोल्डर हो गया, फ्यूज हो गया, सब मिश्र धातु ही तो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टील भी आपका है, मिश्र धातु ही है। बोलता है विकृत गंधिता क्या होता है, बोलता है वसा और तेल से बने खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहते हैं। तेल एवं संयुक्त खाद्य पदार्थ को जब लंबे समय तक हवा के संपर्क में रख दिया जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और अभिक्रिया करने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित मतलब ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन उसके साथ कनेक्ट कर गया, इससे उनके स्वाद और गंध क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। सिर्फ स्वाद और गंध ही नहीं बदलते, ये विषाक्त हो जाता है, जहरीला हो जाता है, ठीक है, वे खराब हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। तो सोचना है, थिंकिंग करना है, रट्टा नहीं मारनी है, ध्यान रखना है, समझना है कि आपके घर में कोई भोजन बना जो ऑयली फूड्स था, ठीक है, दूसरी कंडीशन तेल से छना हुआ था या तो फैट्स वगैरह था बहुत अधिक मात्रा में, जब उसको लंबे समय तक कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ दी तो बाहर में हवा था, नमी था, उससे वो रिएक्ट किया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद वो ऑक्सीडाइज हो गया, और इसके बाद क्या उसका स्वाद और गंध बदल गए, वो थोड़ी सी जहरीला हो गया, विषाक्त हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विकृत गंधिता। इसे खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है, खराब हो जाता है इसका खाना। हानि क्या है, भोजन खाने योग्य नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, भोजन खाने योग्य नहीं रहता है, वह दूषित हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य खराब हो सकता है, इसलिए इसको खाना नहीं चाहिए। जैसे अचार वगैरह को भी देखे होंगे, ठीक है, बहुत अधिक मतलब खराब हो जाता है। बचाओ, चिप्स के पैकेट में कभी देखे होंगे ऑक्सीजन निकाल कर, उसमें ऑक्सीजन निकाल, अरे ऑक्सीजन निकालेगा तो ऑक्सीडाइज हो ही जाएगा, फिर वो खराब हो जाएगा, तो ऑक्सीजन निकाल कर उसकी जगह पे नाइट्रोजन गैस बढ़ा जाती है। ये एमसीक्यू में पूछा गया जाएगा बोर्ड में, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि वो लॉन्ग टाइम तक पूछ सकता है कि चिप्स या लेज का पैकेट जो होता है उसको नाइट्रोजन गैस से प्रभावित क्यों किया जाता है, क्यों, नाइट्रोजन या अक्रिय गैस से, ठीक है, जब उसको डालेंगे ना तो दूसरी गैसों से उससे कभी रिएक्ट करेगा ही नहीं खाद्य पदार्थ और लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी गैस ऑक्सीजन में डाल देंगे तो उपचयित हो जाएगा और तुरंत ही क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा और जहरीला बन जाएगा, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, बोलते वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए ये भी 2 नंबर का कई बार सवाल आ जाते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए मैग्नीशियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है, पढ़ाऊंगा जब मैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम कैल्शियम वगैरह जो इस प्रकार से है सीरीज रिएक्टिविटी सॉल्यूशन में, तो पता चलेगा मैग्नीशियम एक अत्यंत क्रियाशील धातु है। जब यह खुली हवा में रहती है ना तो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना देती है, ध्यान रखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, कि एक सफ़ेद परत बनाती, सचेतन परत बना लेती है। यह परत मैग्नीशियम को आगे जलने में रुकावट पैदा कर सकती है, कि मैग्नीशियम को जलने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसको जलने नहीं देगी, ठीक है, इस रुकावट को कम करने के लिए, ठीक है, ताकि वो मैग्नीशियम को जलाएं तो बेहतर रूप से जले, इस परत को हटाने के लिए हम लोग आसानी से क्या करते हैं, रेगमाल सैंड पेपर का यूज करते हैं, उसको हटाते हैं। क्यों, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन गई है उसी को हटाने के लिए, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुझा हुआ चूना का निर्माण कैसे होता है। बोलता है जब बिना बुझे हुए चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, CaO की अभिक्रिया H2O मतलब वाटर के साथ कराई जाती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। समीकरण के अनुसार देखो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, H2O से अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद क्या बना दिया, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनाया, एक पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और इस प्रकार से बुझा हुआ चूना का निर्माण हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, चूना पत्थर का निर्माण कैसे होता है। बोलता है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए जब बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो यही चूना का हम लोग यूज करते हैं दीवार पर सफ़ेदी करने के लिए, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो यह हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से 2-3 दिनों के बाद अभिक्रिया करता है धीमी गति से और दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना लेती है, ठीक है, चमकदार परत, जिससे कारण से दीवार भी चमकता है और साथ में उसमें चूना पत्थर का फॉर्मेशन हो गया। एक्चुअली में हो कैसे रहा है वो थोड़ा जानने का प्रयास करें कि ये हो कैसे रहा है। देखिए सबसे पहली बात क्या है कि आपने जो चूना आप जो खरीद के लाते हैं, ठीक है, वो लाते बिना बुझा हुआ चूना दुकान से, इसको रिएक्ट करवाते हैं आप H2O के साथ, ठीक, तो H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बनता है आपका CaOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। उसके बाद ये बुझा हुआ चूना को लिए और दीवार पे पेंट कर दिए,
जब दीवार पे आप पेंट करते हैं तो धीमी गति से 2-3 दिन तक कौन अभिक्रिया करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट पर चमकदार परत है, ये दीवारों पे क्या लाती है? चमक लाती है, ठीक है। चूना पत्थर, कैल्शियम मार्बल, अंडे के ऊपर वाला जो कवच होता है उसका भी सूत्र यही होता है CaCO3। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। तो आज तो वीडियो समाप्त हो गई यहीं तक, ठीक है। आप रिवीजन कीजिए, मैक्सिमम जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए, और किस पार्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो बताइए, लेकिन वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। जितना अधिक मात्रा में शेयर होगा, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उतना अधिक मात्रा में डिजिटल बोर्ड पे आने का प्रयास करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास उस प्रकार से अभी उपलब्ध सारे साधन नहीं हैं, लेकिन कोशिश करूँगा। और वीडियो कैसी रहती है वो एक बार मुझे बताने का प्रयास करें, ठीक है, और कमेंट में करें। इंसानों का हौसला बढ़ाओगे तो इंसान आगे थोड़ा निकलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।